तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। ये बच्चों पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये है हमारे पास यूनिट नंबर क्या 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करें तो ऑलरेडी आपको हमने 13 लेक्चर यानी 13 लेक्चर कंप्लीट करवा दिया है, जिसके अंदर हमने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किया था। गैल्वेनिक सेल क्या है, नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन हमारा गिब्स फ्री एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन बनाता है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसे बिहेव करता है, ये सारे क्वेश्चन हमने काफी सारा करवा दिया है। यानी इस चैप्टर का हम बात करें तो 50% से अबव 60% हमने पढ़ा दिया है। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर करंट कैरी कैसे होता है। करंट तो एक्चुअली में जाता है आयन के रूप में, जैसे मेटालिक वायर में करंट जाता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर करंट जाता है आयन के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल समझो, यहाँ पे एक हम वायर दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो वायर है, इतना मोटा वायर है, इस वायर में करंट कैसे जाएगा सर। इस वायर में करंट इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आएगा। लेकिन वही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ये मेरे पास एक बर्तन है, ये बर्तन मान लो, हम ग्लास लिए, शीशा का एक बीकर मान लो, इसके अंदर जब तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस भरते हो और उससे जब करंट पास करोगे तो वहां पे जो करंट है वो आयन के रूप में जाता है। लेकिन इस वायर के अंदर, ये वायर के अंदर मेटल लगा हुआ, कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का हो सकता है, तो वहां पे करंट इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाएगा। तो आज उसी बात को हम यहाँ समझने वाले हैं, किसको, कि कंडक्टेंस ऑफ, क्या टॉपिक है सर हमारे पास जो टॉपिक है आज के क्लास का वो क्या है सर, हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या है सर, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करेंट का फ्लो, करेंट की चालकता को हम लोग समझेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। ये इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर नंबर 2 है। हमारा जो बैच है, इस बैच का नाम है टाइटेनियम बैच, 2026 से 2027 के बच्चों के लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए। तो आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिफोर वी कंसीडर सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस। होता है क्या, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर करंट कैसे जाता है, इसी को कंडक्टेंस कहते हैं, या हिंदी में इसको चालकता कहते हैं। बोलता है क्या, बिफोर वी कंसीडर सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर करंट कैसे जाता है, इस बात को समझने से पहले, है ना, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन फ्यू टर्म, हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा, जिसके मदद से हम लोग क्या कंडक्टेंस को समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक फोटो से हम समझाते हैं। देखो देखो, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब सवाल है सर, अगर ये दो बर्तन ना लेकर के तुम एक ही बर्तन लोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या पॉजिटिव तार, यहाँ नेगेटिव करंट, ठीक है। अब ध्यान दो सर, इसके अंदर होता है क्या है सर, इसके अंदर जो होता है, जैसे यहाँ भरा हुआ हमारे पास क्या, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को अगर तुम तोड़ोगे तो जिंक पे क्या है सर, 2+ एक्वस मीडियम, और सल्फेट पे 2- एक्वस मीडियम। या में यहाँ के करंट पास होगा किसके थ्रू सर, आयन के थ्रू। कहाँ पे होगा सर, आयन के थ्रू करंट पास होगा। लेकिन ये मेटल का वायर अगर है तो यहाँ पे करंट जाएगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। मतलब एक्वस मीडियम में करंट पास होता है आयन के रूप में, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर करंट पास होगा आयन के रूप में, जबकि मेटालिक वायर में करंट जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है। ये दो बात को ध्यान रखना है। अब करंट कोई भी चीज पे जाता है, किसी तार में करंट बहुत फास्ट जाता है तो किसी तार में करंट बहुत स्लो जाता है। जैसे अगर हमारे पास कॉपर का वायर रहे तो करंट बहुत तेजी से जाएगा, बढ़िया जाएगा। लेकिन वही अगर तुमको तार हम दे दे लोहे का, टीने का, या फिर कोई अदर तार दे दे तो वहां करंट स्लो हो जाता है। सवाल है क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग पार्टिकल होता है जो डिस्टर्ब करता है, क्या करता है सर, डिस्टर्ब करता है। अब जो पार्टिकल
जो डिस्टर्बेंस पार्टिकल, जैसे मान लो क्या ये एक रास्ता है, ठीक है, ये क्या है सर, गली है, देखो ये गली है, ये गली है, ठीक है। अब तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये आराम से इधर निकल जाएगा, तुम जाओगे आराम से निकल जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे रख दे छोटा सा डब्बा, यहाँ छोटा सा कार्टून, यहाँ छोटा सा बर्तन, यहाँ पे छोटा सा सिलेंडर, तो तुम जब भी जाओगे टकराओगे, फिर यहाँ जाओगे यहाँ टकराओगे, फिर यहाँ जाओ, मतलब तुम चले तो जाओगे लेकिन तुम्हारा जो स्पीड है सर कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। तुम्हारा स्पीड क्या होगा सर, कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा, तुम धीरे धीरे जाओगे। अब सवाल है सर तुम धीरे धीरे क्यों गया, तुम सवाल है कि यहाँ पे तुम धीरे धीरे क्यों जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डिस्टरबेंस पार्टिकल आ गया। तो डिस्टरबेंस पार्टिकल के कारण जो स्पीड है तुम्हारा वो क्या हो गया सर, घट गया। वो क्या हो गया, घट गया। तो ठीक यही होता है कि जो करंट होता है, करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट का, मतलब करंट तुम जितना ज्यादा दोगे वोल्टेज उतना ज्यादा हाई होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। करंट जितना ज्यादा दोगे वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। अब ये करंट जो है, अब यहाँ पे अगर कहीं डिस्टरबेंस पार्टिकल आ गया तो जो करंट जाता है ना वो कहीं ना कहीं धीरे हो जाता है। किसकी वजह से सर, डिस्टरबेंस पार्टिकल के कारण। ये डिस्टरबेंस पार्टिकल क्या हो सकता है सर, देखो डिस्टरबेंस पार्टिकल के कारण जो करंट जा रहा था, ठीक है, वो क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉन जो तेजी से ट्रेवल कर रहा था वो टकराने से धीरे हो गया। अब ये डिस्टरबेंस पार्टिकल क्या हो सकता है सर, डिस्टरबेंस पार्टिकल हो सकता है इम्प्यूरिटी। क्या हुआ सर यहाँ पे, इम्प्यूरिटी। ये इम्प्यूरिटी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन को जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न होता है, ठीक है। वही बोलता है आई जो होता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है भी का। अब इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मतलब डिस्टरबेंस जितना कम होगा वोल्टेज उतना हाई होगा, डिस्टरबेंस जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कम होते चला जाएगा। तो एक तरह से आई यहाँ पे इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए 1/r एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे डालते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को हटाते हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, v बराबर I इंटू आर। अब जो v बराबर आई आर है बेटा इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं सर, ओम्स लॉ। और ये जो ओम्स लॉ है हर एक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस मतलब वो सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी को करेंट करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू होकर के जाता है, वो सभी सबस्टांस जिसके थ्रू से करंट होकर के जाता है, इलेक्ट्रिसिटी होकर के जाता है, वहां पे ओम्स लॉ लागू होता है। ये ओम्स लॉ बेटा तुम फिजिक्स में भी पढ़े हो, क्लास 10th में भी पढ़े हो बहुत अच्छी से। तो आज हम इस ओम्स लॉ को समझेंगे। ओम्स लॉ समझेंगे तो बात रेजिस्टेंस को समझेंगे, और रेजिस्टेंस समझेंगे तो बात कंडक्टेंस को समझेंगे, कंडक्टेंस को समझेंगे तो वहां पे रेसिस्टिविटी, हमारे पास कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स 1 बाय 1 करके यहाँ पे आए, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये सारा खेल है करंट को जाने के लेकर के, ठीक है। लिक्विड स्टेट में जब करंट एक्वस सॉल्यूशन में जाता है करंट आयन के रूप में जाता है, मेटालिक वायर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कंडक्टर दो प्रकार का है, एक मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। बात समझ रहे हो, आ गया। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कंडक्टेंस को समझने के लिए फ्यू टर्म्स क्या क्या आते हैं। देखो होता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब एक्वस मीडियम में जब इलेक्ट्रोलाइट होता है तो करंट जाने के लिए हम लोग किन किन टर्म्स को समझना पड़ेगा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा जिसको तुम रेसिस्टिविटी कहते हो। क्या बोलते हो सर, रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। उसके बाद कंडक्टेंस, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको तुम बोलते हो क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये चार टर्म्स है जिसको एक एक करके हमको समझना। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, कंडक्टेंस यानी चालकता, कंडक्टिविटी मतलब चालकत्व, क्या चालकत्व, ठीक है। इस बात को यहाँ पे हम लोग एक एक करके चारों को समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देगा करके। सबसे पहले हमारे पास क्या है सर, ओम्स लॉ। अभी हमने बताया ओम्स लॉ का लागू कहाँ होता है सर, ओम्स लॉ हमेशा कोई ना कोई ऐसे कंडक्ट वैसे सबस्टांस पे लागू होगा जहां पे कहीं ना कहीं क्या करंट फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या सर, ठीक है, यहाँ पे अगर डिस्टर्बिंग पार्टिकल रखा हुआ है जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, करंट जाने का रेट क्या होगा सर, यहाँ पे
देखो अगर ये करंट जाएगा ऐसे चल रहा है, इसके इसके स्पीड को क्या कर रहा है एक तरह से, इसकी स्पीड को डिस्टरबेंस पार्टिकल क्या किया सर, स्लो डाउन किया। बात तो यही है ना। देखो अगर ये आई जा रहा था, इसको क्या किया सर, स्लो डाउन किया। क्यों, डिस्टरबेंस पार्टिकल। इसी को हटाने के लिए क्या डालेंगे सर, 1/r, ठीक है। वही बोलता है क्या, लाइक मेटालिक कंडक्टर्स और लाइक मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आल्सो ओम्स लॉ दिस स्टेट है। देखो जिस तरह से मेटालिक कंडक्टर मतलब वायर के अंदर करंट जाता है तो वहां पे डिस्टरबेंस पार्टिकल होता है, तो वहां पे ओम्स लॉ लागू होता है। ठीक वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ले लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, तो वहां पे भी हमारा ओम्स लॉ लागू होता है। ठीक है, अब ये ओम्स लॉ होता क्या है सर, अभी हमने बताया क्या, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, क्या सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट जो फ्लो होता है आई थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर मतलब मेटालिक वायर ले लो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो, वो दोनों कंडक्टर होंगे। अगर मेटल का वायर है तो मेटालिक वायर कंडक्टर के रूप में काम करेगा, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे कंडक्टर के रूप में काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखो। बोलता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस का, देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड, देखो ये है हमारे पास क्या, एनोड, और ये क्या है, ये कैथोड और एनोड, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या नाम है, V। ठीक है, इसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कौन होता है, I। ठीक है, बात समझ गया। आगे चलो, आगे क्या, देखो बोलता है क्या, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू कंडक्टर, क्या बोलता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, या आई बराबर 1/r इंटू भी। आर क्या है सर, 1/r क्या है, रेजिस्टेंस, क्या है सर, रेजिस्टेंस। ठीक है, वही देखो हमने यहाँ लिखा है क्या, हमारे पास एक मेटालिक वायर है, इस मेटालिक वायर का ये है हमारे पास क्या, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये क्या है इसका लेंथ। ठीक है, अब इससे करंट पास होगा। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है सर, ओम्स लॉ कहता है क्या, V इक्वल टू आई आर जो आया है, ये कैसे आया सर, हमने अभी बताया था आपको क्या, देखो 1/r इंटू V, तो यहाँ पे V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, V बराबर क्या, आई आर, आर बराबर क्या होगा, V/I। यहाँ पे V क्या है सर, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और R है इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, क्या है सर, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, और I क्या है सर, करंट है। तो हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर आई आर, या V बराबर आई आर लिखो, V बराबर क्या आई आर, आर बराबर क्या V/I। ये हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ओम्स लॉ में मेन चीज समझना हम लोग को रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस क्या है। अभी हमने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इंप्यूरिटीज होता है कहीं पे भी, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो चाहे कोई मेटालिक वायर हो, इसके बीच का जो डिस्टर्बेंस पार्टिकल होगा जो करेंट को जाने से स्लो कर देगा, उसी को हम रेजिस्टेंस कह देंगे, प्रतिरोध कर देंगे। ठीक है, बात समझे। बोलता है क्या, देखो द डिस्टर्बेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देखो बोलता है डिस्टर्बेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम, जिस मीडियम से करेंट को फ्लो करवाएंगे वहां पे जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, द डिस्टर्बेंस ऑफर्ड बाय मीडियम, जिस मीडियम से करेंट पास कराएंगे वहां पे जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जाने में जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा कोई भी मीडियम के अंदर, उसी को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी में इसी को हम प्रति
प्रतिरोध कह देते हैं, क्या बोलते हैं सर, प्रतिरोध कह देते। इट इज डिनोटेड बाय आर, और इस प्रतिरोध को हम हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखें। इसका जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स लेंथ एल, अपने लेंथ एल का, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ एल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ए का। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या है, क्या रहा है का, यहाँ ये रहा है कि जो आर है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ये जो कह रहा है, तो ये जो कह रहा है ना, इसको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। देखो ये कह रहा है सीधा सीधा क्या, देखो ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली चीजों को समझो, ठीक है। देखो करंट यहाँ इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, इधर से क्या हो रहा है, तो इधर से करंट आ रहा है, ठीक है। ये क्या गया सर, ये गया हमारे पास करंट, ठीक है। अब देखो सर, इसका जो लेंथ है क्या है सर, एल, और इसकी जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है, वो क्या है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और ये लेंथ एल। यहाँ पे बोलता है क्या कि जो एरिया है ना, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, रेजिस्टेंस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, रेजिस्टेंस इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन, विच डिपेंड्स अपॉन shape and size of conductor, ठीक है, ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये हमेशा क्या शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा था ना, क्या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि यहाँ पे क्या क्या रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एल का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, 1/a क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, आर बराबर, एक तरह से बोल सकते हैं क्या, आर ऐसे, आर बराबर क्या, डायरेक्ट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इंटू 1/a, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक सिंबल डालेंगे जिसका नाम होगा रो, और उस रो को हम क्या कह देंगे सर, रेसिस्टिविटी, ठीक है। देखो आगे क्या कहता है, वो यहाँ पे क्या रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, एल बाय ए। अब एल बाय ए को देखो यहाँ पे, आर बराबर क्या है सर, यहाँ पे आर बराबर है यहाँ पे सिंपली क्या, एल बाय ए। अब इस एल बाय ए को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म यहाँ डलेगा सर, इस कांस्टेंट टर्म का नाम क्या होगा सर, यहाँ पे रो इंटू एल बाय, जो रो है यहाँ पे ना, जो यहाँ पे रो है, इस रो को हम क्या बोलेंगे सर, इस रो को हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी, क्या बोलेंगे सर यहाँ पे, रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये बोलता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ए, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या, आर इंटू रो इंटू एल बाय ए, वेयर आर रो इज अ रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको हम पढ़ेंगे रो, आर एच ओ, ध्यान रखना,
क्या पढ़ेंगे सर, रो रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, इसको बोलेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ क्या, रो। देखो यूनिट ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम होता है, ठीक है, लेकिन रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा सर, रेसिस्टिविटी का यूनिट होगा यहाँ पे ओम पर मीटर या ओम सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो चलो यहाँ पे इसका यूनिट का बात करते हैं, यूनिट इसका क्या होगा, इसका यूनिट होगा, इट्स यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा सर, ओम मीटर, ठीक है। ओम रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा सर, यहाँ पे ओम मीटर हो जाएगा। क्यों ओम मीटर होगा सर, देखो ओम मीटर इसका यूनिट कैसे होगा, देखो यहाँ पे आर बराबर क्या, रो इंटू एल बाय ए। अगर हमको रो इधर लाना है तो क्या होगा, रो बराबर क्या होगा यहाँ पे आर इंटू ए बाय क्या एल, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा सर, यूनिट ऑफ, ठीक है। आर का यूनिट क्या होगा सर, ओम इंटू ए का यूनिट तुम सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हो, इसका यूनिट क्या सेंटीमीटर, कट गया। तो यहाँ पे क्या होगा पर ओम सेंटीमीटर, ठीक है, पर ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ यूनिट और क्या ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अगर तुम इसको मीटर में लेते तो सर मीटर हो जाता, देखो अगर कोई बोलता सर हम मीटर में लेंगे तो ओम का तो ओम ही रहेगा, और सेंटीमीटर का कोई मीटर स्क्वायर ले ले, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मीटर काट दो। तो इसका कोई यूनिट लिख सकता है क्या, ओम मीटर भी, और कोई लिख सकता है क्या, कोई लिख सकता है यहाँ पे ओम सेंटीमीटर भी। इस बात का ध्यान, ठीक है, क्लियर है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कोई ऐसे भी लिख दे तो गलती मत सोचना, ठीक है। इसको ओम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके भी कोई लिख दे तब भी गलती मत समझना, ठीक है। बात समझ गया, चलो चलो एक यूनिट और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। चलो एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन कर दो, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, डी एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, ओम, या फिर इसको सिंबल में लिखेंगे क्या, ठीक है ना। दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, ओम या फिर ये सिंबल देकर, ठीक है, ऐसे सिंबल लिखना है क्या, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके एक सिंबल लिखना, ठीक है। दोनों तरीके से क्या, यूनिट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस लिखा है, क्लियर है। रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस का यूनिट केवल ओम, ध्यान रखना, ठीक है। अब अब क्या है सर यहाँ पे, अब यहाँ पे है जो रेसिस्टिविटी आया उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब कहेंगे या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी कब कह देंगे। देखो क्या कहता है कि रेजिस्टेंस जब रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ठीक है। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर दूसरा नाम इसका क्या है सर, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी, ठीक है। क्या कहता था यहाँ पे, देखो बोलता है क्या, इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात क्या कि इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यदि कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसमें इन विच लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, इसका लेंथ क्या है सर,
देखो देखो बोलता है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन विच लेंथ इज, जिसमें वैसे बोलता है वो कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस, इसमें उसकी लंबाई कितनी हो सर, 1 सेंटीमीटर हो, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो वो क्या हो, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, मतलब इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, ठीक है। देन इट बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या जानते हैं, उस केस में इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर उस केस में इसको रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। यानी क्या, ऐसे समझो क्या, हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं ना कि रो बराबर क्या होगा सबको, यहाँ पे हम लोग क्या जानते थे, आर बराबर जानते थे यहाँ पे रो इंटू क्या, एल बाय, ठीक है। तो रो बराबर क्या है सर, रो बराबर था यहाँ पे आर इंटू ए बाय क्या, एल, यही था, है ना। अब ध्यान दो सर क्या, अब ध्यान दो क्या क्या रहा है, ऐसे समझो क्या, इफ ए बराबर क्या है सर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन क्या यहाँ पे 1/1 खत्म हो गया, यानी कि रो इक्वल गया, हाँ, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगा, रेसिस्टिविटी क्या, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता, ठीक है। इसी केस में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कह देंगे, ठीक है। तो वही बोलता है क्या, देखो यहाँ पे रो इक्वल टू क्या है सर, यहाँ पे आर इंटू ए बाय एल। अगर ए बराबर 1 हो और एल बराबर 1 हो, देन रो बराबर क्या हुआ, आर। और इस केस में रो का यूनिट क्या होगा सर, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर तो पहले से बता रखे हैं, क्योंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट सेंटीमीटर कटेगा तो क्या होगा सर यहाँ पे, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अभी पहले ही बताएं, अभी भी बताएं, ध्यान रखना। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट केवल ओम। दो पॉइंट क्लियर हो गया, कौन, रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। अब आता है बात कंडक्टिविटी का और कंडक्टेंस का, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे आते हैं सर, आगे आता है हमारे पास क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, देखो ये बोलता है ना कि जो रेजिस्टेंस होता है उसी का रेसिप्रोकल करा दो, उसी का इन्वर्स करा दो, तो क्या होगा सर, हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टेंस को एक्चुअली में जी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं सर, जी से। जी बराबर क्या होगा सर, 1/r, मतलब रेसिप्रोकल, मतलब रेजिस्टेंस को अगर तुम उल्टा कर दो, मतलब रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना तेजी से जाएगा, सिंपल सी बात। रेजिस्टेंस जितना कम होगा, इनवर्स का मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम कंडक्टेंस ज्यादा। अब इस तार में इंप्यूरिटी जितना कम होगा, डिस्टर्बेंस जितना कम होगा, करंट उतना फास्ट जाएगा, और करंट जितना फास्ट जाएगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा। वही यहाँ पे कह रहा है क्या, कि देखो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो इनवर्स होता है बेटा उसी को हम लोग कंडक्ट, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसी को कंडक्टेंस कहते हैं, या रेसिप्रोकल जो होता है रेजिस्टेंस का उसी को कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को हमेशा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जी बराबर क्या है, जी बराबर है 1/r। जी बराबर क्या है सर, यहाँ पे देखो 1/r। और हम जानते हैं आर बराबर क्या, आर बराबर अभी बताया था ना, रो इंटू एल बाय ए, ये होता है। ये आर की जगह पे पुट कर दो, रो इंटू क्या, एल बाय होगा, हाँ। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो सर, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे जी बराबर क्या, 1/रो इंटू ए/एल, ऐसे कर सकते हो। जी बराबर क्या, 1/रो इंटू ए/एल, वही किया गया क्या, जी बराबर 1/आर, आर की जगह पे क्या लिखा गया, रो इंटू एल बाय ए, तो ए ऊपर चला गया, ए/रो इंटू एल, ए/रो इंटू एल, ठीक है। अब क्या बोल रहा था यहाँ पे देखो, अब यहाँ बोल रहा है कि 1/रो को हम लिखते हैं के, 1/रो को क्या लिखते हैं सर, के। इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। 1/रो को क्या लिखते हैं सर, ऐसे लिखो क्या, देखो यहाँ 1/रो
रो बराबर क्या होता है सर के क्या यहाँ पे के है यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पे 1/रो को लिखते हैं के और के यहाँ पे क्या होता है सर कंडक्टिविटी क्या होता है कंडक्टिविटी ठीक है वही यहाँ पे कह रहा है ध्यान से देखो वही यहाँ पे कह रहा है क्या देखो 1/रो बराबर के को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर क्या कंडक्टिविटी ठीक है हाँ तो देखो तो यहाँ पे क्या हुआ सर 1/रो बराबर के इंटू ए बाय एल और 1/रो बराबर के तो यूनिट ऑफ पहले जी अगर हम कंडक्टेंस का यूनिट लिखें तो क्या लिखाएंगे कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा सर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा ध्यान से अगर हम बात करें यूनिट ऑफ जी यूनिट ऑफ जी क्या 1/r 1/, क्या है सर यहाँ पे आर अब आर का यूनिट क्या होता है सर ओम तो क्या हुआ यहाँ पे पर ओम ठीक है या फिर क्या ठीक है यूनिट ऑफ जी का क्या पर ओम ऐसे लिखो पर ओम या ओम ठीक है पर ओम ठीक है सिंबल में लिखो क्यों क्योंकि अरे जी का ही होता है 1/r तो ऐसा तो यूनिट बनेगा ही बनेगा ठीक है हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आया क्या के क्या के यहाँ पे क्या है 1/रो बराबर यानी कि यहाँ पे जी बराबर कुल मिलाकर के क्या लिख सकते हैं सर जी बराबर पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा सकता है हमारे पास क्या के इंटू ए बटा जी बराबर क्या लिखा सकता है यहाँ पे जी बराबर के इंटू ए बटा एल जी क्या है सर जी हमारे पे कंडक्टेंस और के क्या है कंडक्टिविटी ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल क्या है हमारे पास लेंथ ठीक है चलो उधर का सारे पॉइंट को लिखते जाना इधर हमने समझाने के लिए यूज किया हुआ है ठीक है मेन पॉइंट उधर ही ध्यान रख ठीक है बाकी बात यूनिट को समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि यूनिट में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो अब बात करते हैं सर कंडक्टिविटी का या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ठीक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं सर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है सर के वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड आया जिसका नाम है कप्पा कप्पा क्या है ग्रीड वर्ड ग्रीक वर्ड जिसका नाम है कप्पा क्या कप्पा ठीक है देखो होता है क्या इट इज डिनोटेड बाय के इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं के को कप्पा बोला जाता है ग्रीक वर्ड में ठीक है होता था कंडक्टेंस ऑफ एक कंडक्टर कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कोई भी कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है इसकी लंबाई कितनी सर 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है सर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हम उसी को जानते हैं किसके नाम से सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से या फिर उसी को हम कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं अभी हमने क्या जाना अभी हमने जाना जी बराबर के इंटू ए बटा एल यही फॉर्मूला जाना ना लास्ट पेज में देखो जी बराबर के इंटू ए बटा एल है ना अब ए को 1 सेंटीमीटर कर दो और एल को भी 1 सेंटीमीटर कर दो ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे क्या दिया इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल बराबर क्या भी 1 सेंटीमीटर होगा क्या सर ये कट जाएगा है ना यानी कि यहाँ पे सर ठीक है जी बराबर क्या होगा के जी बराबर क्या होगा यहाँ पे के कहलाएगा ठीक है पास समझ रहे आगे चलो आगे क्या आगे है यहाँ पे के बराबर क्या के बराबर है यहाँ पे देखो अब यूनिट वाला जी बराबर क्या जी बराबर था हमारे पास के इंटू ए बटा एल था ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ सर यहाँ पे इसको 1 1 पुट किए तो जी बराबर क्या आया के ऐसे लिखो या कोई के बराबर जी लिख दे दोनों में से जैसे मन करे वैसे लिखो कोई फर्क पड़ता ठीक है
आप समझे। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ के, क्या होता है, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ के लिखने के लिए जी इंटू एल बाय ए करना पड़ेगा। जी का यूनिट पर ओम, इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ के का बात करें, क्या होता है यहाँ पे, यूनिट ऑफ के का बात करें तो पर ओम पर सेंटीमीटर, क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एल बराबर ए बराबर 1, तो के बराबर जी, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस। यहाँ पे यूनिट ऑफ के क्या है सर, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर या फिर पर ओम पर सेंटीमीटर। क्यों आया सर, क्योंकि जी वर्ग का होता है पर ओम और एल बाय ए का अपने आएगा पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर लिखो, अगर मीटर के किसने लिखो पर ओम पर मीटर। और हम पर ओम को पर ओम को एक नाम जानते हैं, इसका नाम है साइमन। क्या नाम है सर, साइमन, ठीक है। तो पर ओम की जगह पे लिखा गया साइमन पर मीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। पर ओम को एक नया नाम क्या जानते हैं सर, साइमन के नाम से जानते हैं। तो साइमन पर मीटर लिख सकते हैं या साइमन पर सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे तो यूनिट में कई बार फंसा देता है। इसलिए यूनिट, तुम कंडक्टेंस देखो, रेजिस्टेंस देखो, रेसिस्टिविटी देखो, कंडक्टेंस देखो या कंडक्टिविटी देखो, ये चारों टर्म्स में तुम्हें यूनिट का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट के टर्म तुमको फंसा सकते हैं और तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलती कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े सर, क्लियर हो गया कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। अब आगे चलो, अब बोलता है सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस के बाद एक टर्म्स आता है जिसका नाम क्या है सर, सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है सर सेल कांस्टेंट, देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, देखो सेल कांस्टेंट एक तरह से होता है क्या, देखो इसका लेंथ क्या है सर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और इसका लेंथ क्या है एल, ठीक है। तो बोलता है क्या, जी स्टार, इसके देखो क्या, ई टी, सेल कांस्टेंट क्या होता है ई टी डिनोटेड बाय जी स्टार। सेल कांस्टेंट को हमेशा जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, तो द रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंडक्टर या इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यानी कि देखो जी स्टार, इसको जी स्टार लिखेंगे, जी स्टार क्या एल बटे ई, ठीक है। लेंथ बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो को हम बोलेंगे जी स्टार। लेंथ बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्यों लेंथ बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लेंथ मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस बोलो या फिर तुम कंडक्टेंस बोलो, ये सब किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक रेशियो निकाल लिया। क्या किया, रेशियो निकाल लिया, और उस रेशियो का नाम क्या दिया गया सर, जी स्टार, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट तुम्हारा मेटालिक वायर के लिए भी हो सकता है, जैसे इस वायर के यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ मोटाई है और कुछ ना कुछ का लेंथ है, तो लेंथ बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो को हम जी स्टार बोल देंगे। ये बात हुआ मेटालिक वायर का। ठीक वैसा ही बात अगर कोई इलेक्ट्रोड का हो, मेटालिक इलेक्ट्रोड का हो, उसकी मोटाई और उसकी लंबाई, उसको भी जी स्टार से रिप्रेजेंट करें। वही बोलता था रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर या फिर कोई इलेक्ट्रोड इज कोल्ड सेल कांस्टेंट, उसी को सेल कांस्टेंट बोलेंगे। सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से लिखते हैं। जी स्टार इक्वल टू क्या होता है सर, एल बाय ए। जी स्टार बराबर क्या होता है सर, एल बाय ए। जी स्टार बराबर क्या होता है सर, एल बाय ए। क्यों आया सर एल बाय, बेटा देखो, देखो बेटा देखो क्या, देखो हमने बताया था के बराबर क्या, आर इंटू एल बाय ए। एक सेकंड, देखो
हमने यहाँ क्या बताया सर, के बराबर जी इंटू एल बाई, के बराबर क्या होता है, जी इंटू एल बाई, ठीक है, के बराबर क्या, जी इंटू एल बाई ए, ठीक है। जी को क्या लिखते हैं सर, 1/r लिख सकते हैं, और एल बाई ए को क्या, जी स्टार, जी स्टार बराबर क्या होगा देखो, जी स्टार इक्वल टू हो सकता है आर इंटू के, बोलो, है ना। सेल कांस्टेंट जो होता है रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का क्या है, प्रोडक्ट हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इक्वल क्या, सेल कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, सेल कांस्टेंट जैसे टर्म्स को समझने में किसी को कोई दिक्कत है, कहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ जाए, बोलो, चलिए आगे, आगे क्या है सर, अब यहाँ पे देखो, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है सर, जी स्टार इक्वल टू क्या लिखे थे, एल बटा ए, इसका यूनिट का बात करें, यूनिट क्या होगा बताओ, यूनिट ऑफ जी स्टार तुमसे पूछे क्या होगा, अरे एल का सेंटीमीटर, नीचे का सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर कट गया, तो यूनिट ऑफ ठीक है, बोलता है सेल कांस्टेंट का द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर सेंटीमीटर, एंड जी स्टार बराबर क्या होता है, जी स्टार बराबर होता है सेल कांस्टेंट, और एल बराबर लेंथ, ए क्या सर, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड आर इक्वल टू रेजिस्टेंस, जी स्टार जिसका मतलब होता है सेल कांस्टेंट, एल बराबर लेंथ, ए बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और आर बराबर क्या होता है रेजिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्लियर है पॉइंट। तो अभी हमने 4-5 टर्म्स बताया, क्या क्या बताया सर, एक बार हम लिख देते हैं तब हम आगे बढ़े, ठीक है। चलो एक यूनिट है, एक रिलेशन, रिलेशन को भी समझ लेते हैं, ठीक है, रिलेशन को भी समझ लो, क्या लिखा है यहाँ पे, रिलेशन अमंग किसके बीच, के बीच, जी के बीच और जी स्टार के बीच, के बीच, जी के बीच और जी स्टार के बीच, ठीक है। सबसे पहले के बीच क्या रिलेशन होगा सर, के बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, के बराबर हमारे पास क्या, के बराबर था हमारे पास क्या, जी इंटू एल बाई ए, अरे के मतलब कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बराबर क्या जानते हैं सर, के बराबर जानते थे जी इंटू क्या, एल बाई, ठीक है। दूसरा क्या, सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार और क्या, एल बाई, इक्वेशन नंबर 2, है ना, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, बेटा क्या मिलेगा, अरे जी एल बाई ए की जगह पे जी स्टार पुट कर दें, यानी कि के बराबर क्या हो सकता है, के बराबर होगा यहाँ पे जी इंटू क्या, जी स्टार, के बराबर क्या हो सकता है, जी इंटू जी स्टार, ठीक है। यानी कि एक तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज, के बराबर क्या, के बराबर होता है कंडक्टिविटी, बराबर क्या, जी बराबर है कंडक्टेंस, एंड यहाँ पे क्या सेल कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास होता, ठीक है। चलो इसको घेर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मुला है कंडक्टिविटी बराबर, कंडक्टिविटी बराबर फॉर्मुला है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। कंडक्टिविटी बराबर क्या है फॉर्मुला, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्या, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट इज इक्वल क्या, कंडक्टिविटी, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट इज इक्वल क्या, कंडक्टिविटी। चलो लिख देते हैं, ठीक है।
देखो क्या है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट इज कॉल्ड, बोलो कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी, इसी को हम क्या कहेंगे सर, कंडक्टेंस कह देंगे। कहिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हमारे पास रिलेशन किसके बीच है, के बीच, जी के बीच और जी स्टार, ठीक है, इसको कॉपी में सही बच्चे ध्यान से। अब आगे चलते सर, आगे क्या है, आगे हमारे पास है कंडक्टिविटी को समझना कि अलग अलग सब्सटेंस का कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। हम्म, तो इस कंडक्टिविटी को समझाने से पहले थोड़ा सा एक टर्म हम लोग आपको यूनिट का रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, यूनिट, ठीक है। हम एक एक करके सबका यूनिट लिख देते हैं ताकि यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नॉट, पहला यूनिट ऑफ आर, आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है पहले ओम, या फिर ओम ना लिखोगे उसका सिंबल ऐसे लिखो, ठीक है, ये ओम का यूनिट, ठीक है। दूसरा यूनिट ऑफ रो, रो किसका यूनिट है, रो यूनिट है हमारे पास किसका, रेसिस्टिविटी का, या फिर रो से, हाँ रो का यूनिट क्या होता है, रो का यूनिट है हमारे पास क्या, वो बराबर क्या यहाँ पे, ए बटा एल, ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, या फिर ओम, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, डॉट लगा दो ताकि क्लियर हो, ठीक है। तीसरा यूनिट ऑफ जी, जी मतलब क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता था 1/r, यानी पर ओम, पर ओम, या फिर को सिंबल में लिखेंगे क्या, ऐसे करके, या फिर इसको लिखेंगे क्या, ठीक है, या फिर लिखेंगे इसको क्या, साइमंस, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, साइमंस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे यूनिट ऑफ जी का पर ओम या फिर साइंस, ठीक है। उसके बाद क्या करें, आप यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट होता है हमारे पास क्या, देखो के यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहाँ डेवलप होता है सभी, जब बात करते हैं हम लोग जी स्टार के बारे में, ठीक है। देखो कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, के बराबर क्या, के बराबर जी इंटू एल बाई जी का पर ओम सेंटीमीटर पर ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि के, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पे, देखो पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर पर ओम पर मीटर, ठीक है। ये यूनिट है किसका, के का कंडक्टिविटी। पांचवा देखो सर,
यूनिट ऑफ जी स्टार। जी स्टार के बराबर क्या होगा? जी स्टार का मतलब होता है एल बाय ए। जी स्टार का मतलब क्या? एल बाय ए। एल बाय ए का यूनिट क्या होगा? पर सेंटीमीटर या फिर मीटर पर। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के छोटे छोटे टर्म्स में। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी में सभी को। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये कंडक्टिविटी जो होता है, अलग अलग सब्सटेंस का कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। ठीक है, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, लिक्विड एलिमेंट का अलग होगा, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अलग होगा। कुछ एग्जांपल हमने कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन का लिख रखा है। जैसे बोलता है अलग अलग मटेरियल के केस में, अलग अलग मटेरियल या पदार्थ के केस में उसका जो कंडक्टिविटी वैल्यू होता है वो अलग होगा। मटेरियल या कंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या? साइमंस पर मिनट पर मीटर या फिर साइमंस पर सेंटीमीटर लेना। ठीक है, या फिर इसको तुम लिख सकते हो क्या? पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी जैसे हम बात करें सोडियम। सोडियम एक मेटल है, धातु धातु है। इसका जो कंडक्टिविटी है 2.1 गुणे 10 का पावर 3। ठीक है, वही कॉपर, सोडियम से बेस्ट चालक है कॉपर। कॉपर का वायर बनता है, इसका जो कंडक्टिविटी है 5.9 गुणे 10 का पावर 3। वही बात करें सिल्वर, सिल्वर का वैल्यू और ज्यादा हाई, 6.2 गुणे 10 का पावर 3। यानी कि इसमें सबसे बेस्ट चालक कौन है आप बताइए। वही गोल्ड का कितना सर? 4.5 गुणे 10 का पावर 3। वही बात करें आयरन का कितना सर? 1.0 गुणे 10 का पावर 3। वही ग्रेफाइट का बात करें तो 1.2 गुणे 10। अब सवाल हमारे पास है कि बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट चालक अगर पूछा जाए तो कौन होगा? इसका कंडक्टिविटी हाई होगा, तो ऐसा हमारे पास है सिल्वर। कौन है सर? ऑप्शन में अगर कहीं पूछ दे सबसे बेस्ट चालक कौन होता है सर? सिल्वर। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई है, या मैग्नीट्यूड दिया हुआ 6.2 गुणे 10 का पावर 3 सब में हाई सबसे। ठीक है, उसके बाद कहीं कॉपर का। तो सिल्वर बहुत महंगा है, इसीलिए तार के अंदर कॉपर यूज किया था। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो आगे। अगला क्या है? अगला ग्लास। देखो जितना वैल्यू नेगेटिव में मतलब समझना उसकी कंडक्टिविटी उतना ही कम है। जैसे ग्लास का, ग्लास की कंडक्टिविटी किसमें दिया सर? माइनस में, यानी कि ये करंट को पास नहीं कर रहा, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा कम। उसके बाद टेफ्लॉन का, इसका वैल्यू है 10 का पावर -18। जितना ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगा, जितना वैल्यू छोटा होगा, समझना करंट उतना ही कम पास कर रहा है या ना पास कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैग्नीट्यूड के केस में? क्लियर है? ये सभी का सभी अभी हम बात कर रहे थे मटेरियल जो इंसुलेटर। ये क्या सर? इंसुलेटर है। देखो तीन तरह का मटेरियल, एक कंडक्टर, फिर दो तरह का, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर। तो कंडक्टर है तो करंट पास करेगा, जैसे यहाँ पे लिए थे सबका सब कंडक्टर है। बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इंसुलेटर, इसका जो कंडक्टिविटी है बहुत ज्यादा लो। ठीक है, अब लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या है सर यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ठीक है, याद करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना वो 100% आयंस देगा, और जो 100% आयन देगा बेस्ट कंडक्टिविटी को रखेगा। सिंपल सी बात। जैसे बोलता प्योर वाटर, शुद्ध पानी का जो कंडक्टिविटी है, शुद्ध पानी में करंट पास नहीं होता, याद रखना। शुद्ध पानी में करंट पास नहीं होता, करंट पास होगा जब उसमें कुछ ना कुछ आयन जनरेट होगा, और आयन जनरेट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा। इसलिए प्योर वाटर का जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम है, 3.5 में का पावर -5। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। वहीं यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो 0.1 मोलर HCl क्या सर? HCl तो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये है, ये आयन में टूटेगा H+ और Cl-, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। मतलब 1 लीटर पानी में 0.1 मोलर HCl प्रेजेंट है।
यानी कि इसका जो कंडक्टिविटी है 3.91, बहुत अच्छा है। तो 1 लीटर पानी में कहीं ना कहीं 100 ml 0.1 मोलर HCl का मतलब होता है, देखो अगर कहीं लिखा था 1 मोलर HCl, इसका मतलब क्या होगा? 1 मोलर HCl का सिंपल मतलब पता है क्या होता है? देखो हमारे पास जो बोतल है ना, ध्यान से ये बोतल देखा, ये बोतल क्या है? ये बोतल अभी मान लो 1 लीटर का बोतल है, तो इस 1 लीटर बोतल में होता तो 1 मोलर HCl होता। यहाँ पे लिया गया 0.1 मतलब 100 ml में HCl होगा, तो इसकी कंडक्टिविटी 3.91 होगा। वहीं दूसरा बोल रहा था 0.01 यानी कि 10 ml, क्या लगभग 10 ml का बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत कम, इसकी तुलना में 10 गुना कम है KCl, तो इसका कंडक्टिविटी घट गया 0.1। मतलब अगर तुम कंसंट्रेशन घटाओगे तब भी कंडक्टिविटी क्या होगा सर? है ना। मतलब कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कंडक्टिविटी क्या कंसंट्रेशन पे क्या करेगा सर? डिपेंड्स करेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देखो वहीं पे NaCl के केस में क्या है? 0.01 मोलर NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम होगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत लो है। इसका जो कंडक्टिविटी है 0. वहीं बात कर रहा है 0.01 मोलर, ये एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। क्या सर? यहाँ वीक एसिड, ठीक है। ये क्या सर? स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन कंसंट्रेशन लो है। ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंसंट्रेशन लो है। देखो ये वीक एसिड होने के कारण इसका जो कंडक्टिविटी है 0.016 और ज्यादा नीचे चला गया। वहीं देखो एसिटिक एसिड लिया गया लेकिन इस बार कंसंट्रेशन थोड़ा ठीक लिया गया। देखो इसके तुलना में थोड़ा वैल्यू ज्यादा है 0.047, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जितना कम करोगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, हमेशा वैल्यू हाई, ठीक है। समझ रहे हो कंडक्टिविटी का। आगे देखो सर, आगे क्या है? आगे यहाँ पे कुछ और सब्सटेंस दिया हुआ है, जैसे सेमी कंडक्टर। देखो 3 चीज लिया गया, क्या क्या? एक लिया गया इंसुलेट, एक लिया गया सबसे पहले क्या? कंडक्टर, फिर लिया गया क्या? इंसुलेटर, फिर लिया गया क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब क्या लिए हैं सर? सेमी कंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक जिसको बोलते हैं। तो सेमी कंडक्टर भी सॉलिड सब्सटेंस ही होता है, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसकी जो कंडक्टिविटी है 1 × 10⁻⁷ मतलब बहुत कम है। वही बात करें दूसरा सा सिलिकॉन, इसका कंडक्टिविटी 1.5 × 10⁻3। वही जर्मेनियम का बात करें सर, क्या है? 2.0। तो जर्मेनियम का थोड़ा सा इस दोनों के तुलना में ठीक है, ये करेंट को पास, ठीक है। ये कंडक्टिविटी की वैल्यू थी अलग अलग मटेरियल के लिए, इसको कॉपी में नोट करना। ये तुमको चीजों को समझने में मदद करेगा आगे, क्योंकि आगे हम जो पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन को समझना, कंडक्टिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में आपको समझाएंगे, है ना, प्रीवियस टेबल। तो कोई क्या बोल रहा है सर? प्रीवियस टेबल सो दैट की मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरी ग्रेट डील विथ डिपेंड्स अपॉन दी। ये बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा, जैसे नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ठीक है। ये अगले क्लास में बताएंगे कंडक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करेगा, कौन कौन टर्म, ठीक है। तो आज के क्लास में जो हम बताएं, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इसको कॉपी में अच्छे से लिखना, ध्यान से नोट्स बनाना, और मेरे पढ़ाने के बाद तुम NCERT बुक जरूर पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।